न जाने आंखें क्यों भर आईं, शायद हवा के झोंके के संग तेरी सांसों की खुशबू आई। तू नहीं तो कुछ रुका भी नहीं, जीने में अब कुछ मजा भी नहीं। कुछ तो कमी है, तभी तो आंखों में नमी है। खुशियों को मेरी न जाने किसकी नजर लगी है। ये लाइन पढ़ते पढ़ते कब साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे, पता ही नहीं चला। आंसुओं से जब शब्द धुंधले से दिखाई देने लगे, तो उसने अपना चश्मा उतार, रूमाल से आंसू और चश्मा पोंछा, किताब बंद की और भरे मन से आंखें मूंद लीं। अकेले सफर करना उसके लिए हमेशा से ही कंप्लीट नो था। नो मतलब नो, यानी सोचना तक भी नहीं। सागर उसके जीवन का वह हिस्सा था जिसके बगैर उसने कोई सफर नहीं किया था, और अब पूरी जिंदगी का सफर अकेले ही करना था। सोचकर साक्षी की आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। कितनी लंबी फ्लाइट है, पूरे 9 घंटे। साक्षी अपनी बेटी मुस्कान के पास जापान जा रही थी। यही सोचकर पूरे सफर में अकेले क्या करेगी। उसने हैंडबैग में किताबें, मोबाइल में पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट डाउनलोड कर ली थी। वो कुछ नेटफ्लिक्स के शो भी डाल लिए थे। हवाई जहाज में इंटरनेट नहीं चलता। मुस्कान ने उसे काफ़ी बातें बार बार फ़ोन पर समझा दी थीं। पढ़ने के शौक की वजह से कुछ किताबें उसने बुक स्टोर से खरीद ली थीं। बुक सेलर ने इस किताब की काफ़ी तारीफ की थी। बुक लेते समय उसने बस यही कहा था कि बुक रोचक होनी चाहिए, जिससे सफ़र का पता ही न चले। सीट नंबर 18 वह बिना किसी परेशानी के पहुंच गई थी। सामान चेकिंग कर सिक्योरिटी चेक के बाद उसकी सांस में सांस आई थी कि सब कुछ ठीक से हो गया। वैसे ये उसकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी। इस सफ़र पर आने के लिए उसने खुद को कितना मेंटली प्रिपेयर किया था, ये उसे ही पता है। पहली बार अकेले इतना लंबा सफ़र। मुस्कान के बार बार कहने पर ही उसने उसके पास जाने का मन बनाया था, वरना उसे आजकल हर काम करने में डर ही लगता था। पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस लगता था। शायद मुस्कान ने उसे पंख देने की ठान ली थी, इसलिए उसके बार बार पीछे पड़ रही थी। प्लीज इस बार तो आपको जरूर आना पड़ेगा, आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। टिकट बुक करने से लेकर सारी तैयारी, क्या क्या रखना है, कितनी ठंड होगी, कैसे कपड़े रखने हैं, सब कुछ मुस्कान ने ही उसके लिए किया था। उसने बहुत बचने की कोशिश की थी कि ये सब उससे नहीं हो पाएगा, और अनजान शहर, इतनी लंबी फ्लाइट, पर मुस्कान के आगे उसकी एक न चली। मम्मी, आप कोई अनपढ़ थोड़े हो जो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जब तक नहीं निकलेंगी तब तक ऐसे ही लगेगा, एक बार निकल के तो देखो। उसी की जिद थी जो आज वह इतनी हिम्मत जुटा पाई। एयर होस्टेस ने सुरक्षा निर्देश दिए थे। फ्लाइट चलते ही थोड़ी देर उसने बुक पढ़ने का मन बना लिया। थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही उसे पता चल गया था ये एक इमोशनल प्रेम कहानी थी। फिर जिसका डर था वही हुआ। बुक तो आंखें पढ़ रही थीं, पर एक एक शब्द दिल को भारी कर रहा था। आंसू रुक नहीं रहे थे, शब्दों का प्रहार छलनी कर रहा था। जोरों से धड़कता हुआ दिल, एक एक बात दिल की गहराइयों में दफन होती हुई, ना चाहते हुए भी वह एक गहरे कुएं में गिरती जा रही थी। बीती यादें उसे उस अतीत में खींचकर ले जा रही थीं, जिसके दरवाजे उसने कसकर बंद करके ताला लगा रखा था, ताकि बाहर की दुनिया उसके जख्मों को ना देख सके। पर आज वह खुद को नहीं रोक पा रही थी। मन की स्मृतियां ले जा रही थी उस समय में जब लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्यार, अल्लड़पन और खुशियां बसती थीं। प्रेम ही जीवन का सार हुआ करता था। उसकी बगिया में सिर्फ फूल ही फूल खिले थे। उसने कभी पतझड़ और फूलों का मुरझाना नहीं देखा था। सागर के साथ बिताए लम्हे चलचित्र के समान उसकी आंखों के आगे तैरने लगे, और वह सागर के बारे में सोचने लगी। हवाई जहाज उड़ान भर चुका था। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद साक्षी किताब पढ़ते पढ़ते इमोशनल होकर आंखें मूंद यादों के गलियारे में पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रहा था, उसके मन के विचारों से खींचकर उस समय में ले जा रहे थे जिसे उसने सागर के साथ भरपूर जिया था। मानो कल ही की बात है जब वह अपना छोटा शहर छोड़ दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ने आई थी। आंखों में ढेर सारे सपने लिए, नन्हे नन्हे पंखों को झटकती फुदकती उड़ान भरने के लिए मचलती साक्षी। उसका रंग औसत काले गोरे के बीच यानी गेहुआ,
पतली कमर, कंधे तक बाल, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर कुर्ती, कुल मिलाकर ओके ओके दिखने वाली। पर सब कहते थे उसकी स्माइल बहुत प्यारी है। जैसे ही वह हंसती, सामने वाला उसकी ओर अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाता था। मजे की बात यह थी कि उसे भी ये बात पता था, जब भी किसी पर इम्प्रेशन डालना होता, हंसी के फूल थोड़े एक्स्ट्रा ही बिखरा देती थी। जवानी का वह समय कुछ अलग ही खुमारी वाला होता है। पढ़ाई के साथ साथ सजने संवरने में भी उतना ही मजा आता है। क्या पहनूं, कैसे चलूं, कैसे बोलूं कि सबसे अच्छी दिखूं। आईने के सामने खुद को अलग अलग पोज में देखने में काफी समय था। बस एक ही लक्ष्य होता था, मैं जैसी भी हूँ सबकी चहेती बनकर रहूं। खुद को हीरोइन से कम नहीं समझती थी। दिल खोलकर खर्च करने वाले मम्मी पापा और उनकी वह इकलौती बेटी, यानी कुल मिलाकर जीवन का पूरा पूरा आनंद उठाया जा रहा था। कॉलेज में रैंकिंग पूरे जोरों पर थी। हम सभी फ्रेशर सीनियर से बचते फिर रहे थे, क्योंकि अगर उनके चुंगल में फंस गए तो न जाने हमसे क्या क्या करवा डालें। तेल लगाकर गूंथी चोटियाँ, मिसमैच सूट तो हम सभी को करना ही होता था। यानी जितने बदसूरत लग सकते थे वह हम सब थे। एक दिन हम सभी फ्रेशर सीनियर से नज़र बचाकर कैंटीन के पास खड़े थे। तभी सीनियर्स का एक ग्रुप हमारे पास आया और पास आकर उनमें से एक बोला, ओहो, इन फ्रेशर्स की हिम्मत तो देखो, हमारा कोई डर ही नहीं है। मज़े से समोसे और कोल्ड ड्रिंक उड़ाई जा रही है। नहीं सर, हम तो यहाँ ऐसे ही खड़े हैं। घबरा कर हम में से एक बोला, चलो बच्चे लोगों के साथ कुछ फन किया जाए। ये हमारा फ्रेंड, इसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ए तुम, हाँ तुम ही से कह रहा हूँ। एक सीनियर ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुम इसे प्रपोज करोगी? और ध्यान रहे, ये किसी को घास नहीं डालता, पर तुम्हें आज इससे हाँ करवा कर ही रहना है, नहीं तो हम सबके कमरों की सफाई। तुम समझ गई ना, हमें ना करना कितना महंगा पड़ सकता है। घबराहट के मारे मेरे माथे से पसीना चूने लगा, गला सूख गया, हाथ पैर कांपने लगे। एक तो वैसे ही शक्ल पर 12 बजे थे, दूसरा सागर, जी हाँ सागर की ओर देखा, जिसे मुझे यानी साक्षी को सो कॉल्ड प्रपोज करना था। 6 फुट लंबा, हैंडसम, घुंघराले बाल, काली शर्ट, आंखों पर सनग्लास, ब्लू जीन्स, गठीला बदन। अभी अगर बॉलीवुड में ऑडिशन दे तो हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। वाली पर्सनालिटी, गजब का अट्रैक्शन था उसमें, जो मैं एकदम मूर्ति की तरह हो गई। मेरी निगाहें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। वह जैसी फिल्मों में दिखाते हैं, स्लो मोशन में हीरो हीरोइन की एंट्री, हीरोइन के बाल उड़ते हुए, वायलिन का मधुर संगीत बजता हुआ। सिचुएशन बिल्कुल वैसी थी, पर मेरे हालत बिल्कुल वैसी नहीं थी। मैं तेल चिपड़ी चोटियों में, गंदे से सूट पहने कामवाली के अवतार में थी, और कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के, जिस पर सभी मरते हों और जो किसी को भाव ना देता हो, उसे प्रपोज करना मतलब अपनी भयंकर तरीके से चॉप करवाना था। ये लो तुम्हारा फूल। मेरे हाथ में एक पेन पकड़ा दिया। आज तो सजनबा को पटाना ही है। सागर को शायद मेरी घबराहट और स्थिति का आभास हो गया था। वह मेरे करीब आया और बोला, अरे डर क्यों रही हो, इंट्रोड्यूस तो करो। मैं साक्षी कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं हकलाती हुई बोली, इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, पहले प्रपोज करो। सभी सीनियर्स का समूह एक स्वर में जोर से बोला, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? घबराहट में हकलाते हुए मेरे मुंह से ये शब्द निकले। ओह माय गॉड, तेवर तो देखो इस लड़की के, ये लड़की तो बहुत फास्ट है, यानी नो डेटिंग वेटिंग, सीधा शादी। भाई जेट स्पीड से जा रही हो, थोड़ा संभल कर। तभी सागर ने एक शरारती मुस्कुराहट दी और बोला, शादी भी हो सकती है, पहले एक दूसरे को थोड़ा जान तो लें। लो जी, हो गया रिश्ता पक्का। हमारा सागर जो किसी के हाथ नहीं आया, आज ये मोहतरमा बाजी मार ले गई। ये वी वांट पार्टी, वी वांट पार्टी, सभी जोर से चिल्लाने लगे। खेल खेल में जो हो रहा था किसे पता था, शायद नियति ने हमारा कुछ तो फ्यूचर सोच रखा था। तभी एयर होस्टेस की आवाज़ से साक्षी सपने से जाग गई। मैम, डू यू वांट टी और कॉफ़ी? साक्षी ने नामे गर्दन हिलाई और आंखें मूंद कर फिर से अतीत की सुनहरी यादों में खो गई। सफ़र काफ़ी लंबा था। किसी भी किताब को पढ़ने से बेहतर उसे आज अपने जीवन की किताब को दोबारा से जीना अच्छा लग रहा था। वह सफ़र में ही रहे, ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो।
और ऐसे ही सागर की यादों में ही सही, बस उसके आसपास रहे। उसके साथ बिताए लम्हे ही तो उसकी धरोहर थे। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर क्रॉस करके रखे और कसकर भींच लिए, मानो सागर को अपनी बाहों में लेकर सोना चाहती हो। सारे सीनियर्स चिल्ला रहे थे, बी1 पार्टी। तो मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। पहली बार मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा जा रहा था। घबराहट, सकुचाहट, दिल का जोरों से धड़कना, आंसू, सारे इमोशंस की कॉकटेल बनी हुई थी। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से, बहुत हो गया मजाक। बेचारी देखो कितना डर गई है, छोड़ दो इसे, कोई और बकरा ढूंढो। सागर ने सभी को जोर से डांटते हुए कहा। ओहो, क्या बात है, बड़ा तरस आ रहा है बेचारी पर। इससे पहले तो किसी बेचारी पर इतना प्यार नहीं आया। उनमें से एक बोला, चलो भाई चलते हैं, हम क्यों कबाब में हड्डी बने। जा, छोड़ दिया सागर तुझे, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन के साथ, कहकर सब वहां से शरारती सी हंसी करते हुए खिसक लिए। ज्यादा लोड मत लो इनकी बातों का, ये सब रैगिंग के दौरान चलता है। जस्ट चिल। कोल्ड ड्रिंक पियोगी क्या? उस समय मेरे पूरे होशो हवास गुम थे। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस धीरे से मुंह से यही निकला, हाँ गला तो सूख रहा है। भैया एक कोल्ड ड्रिंक देना। पेप्सी या स्प्राइट? सागर ने पूछा। पेप्सी। सागर ने पेप्सी में एस्ट्रो डालकर मुझे दी और मैं गटागट पी गई। वह मुझे देखता रहा। मेरे दिल में कुछ तो हो गया था। वह कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइड, जिस पर मैंने पहले कभी विश्वास नहीं किया था, पर आज प्रत्यक्ष में मेरे साथ सब हो रहा था। उसका मुझे यूं निहारना, पूरे शरीर में मीठी मीठी सी फीलिंग्स हो रही थी। कुछ अनकहे जज्बात, कुछ बस फील करने वाले एहसास। बस एक ही चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, वह अपना हुलिया और अफसोस कि वह अपनी इम्प्रेस करने वाली स्माइल भी नहीं दे पा रही थी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अरे इसमें थैंक यू करने जैसा क्या है? फिर वह थोड़ा सा करीब आकर बोला, हाँ अगर थैंक यू करने का इतना ही मन है तो फिर हम दोबारा मिल सकते हैं। अगली बार कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी तरफ से। जी, वीकेंड पर मिल सकते हैं। मैंने बिना कुछ दिमाग लगाए बोला। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। लड़कों से ज़्यादा फ्रेंडली ना होने वाली इस ऑफर के आगे घुटने टेक रही थी। वीकेंड पर मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई। लाल रंग की कुर्ती जिस पर काले रंग की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, काली टाइट जीन्स, कानों में गोल ऑक्सीडाइज्ड वालियाँ, आंखों में काजल, आईलाइनर, हल्का सा गुलाबी ब्लश ऑन, बाल खुले ही छोड़े थे, हाथों में खूब सारी ऑक्सीडाइज्ड चूड़ियाँ। आईने में जब खुद को निहारा तो अपना एक ही अलग रूप पाया। तभी मेरी रूममेट प्रिया पीछे से आई और बोली, ये 16 बनकर कित्थे चली कुड़िए, आज कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? सच में मैंने आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सागर भले ही कॉलेज का वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लड़का था, पर आज मैं भी अपनी पूरी बेस्ट लगूं ऐसे 16 श्रृंगार कर डाले थे। साथ में अपनी क्यूट स्माइल की प्रैक्टिस भी आईने के सामने कई बार कर ली थी। कोई बार खाली ना जाए, पूरा बंदोबस्त था। प्रिया की बात सुनकर मैंने थोड़ा सा ब्लश किया और मुस्कुरा दी। वह कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। सो मैं भी चल दी सागर से मिलने। हॉस्पिटल के बाहर की तरफ एक मार्केट थी, मैं वहां पहुंच गई। सागर को वहां मैंने उसके दोस्तों के साथ खड़ा पाया। उसका दोस्तों के साथ होना मुझे कतई नहीं भाया, पर अब तीर कमान से निकल चुका था। मैं सज धज कर पहुंच गई थी अपनी सो कॉल्ड फर्स्ट डेट पर। मुझे देखकर सागर ने अपने दोस्तों को इशारा किया और बोला, चलो बाकी काम बाद में करेंगे, अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है। वह सब मुझे सामने से आता देख चुके थे। हाँ पता है, क्या अर्जेंट काम अचानक से आ गया। चलो भाई चलो, सर को डिस्टर्ब मत करो, ऑल द बेस्ट, कहकर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। अरे साक्षी तुम यहाँ, कोई खास बात? खास बात तो कुछ नहीं, आज थोड़ा काम कम था, सोचा आज कोल्ड ड्रिंक का उधारी चुका दूं। वैसे सोचे तो बहुत सारे डायलॉग थे, पर सामने आकर सब कुछ हवा हो गया। मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ओह तो सिर्फ उधार चुकाने आई हो, पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता, आज थोड़ा गला खराब है। कोई बात नहीं, फिर कभी सही, मैंने मायूसी से कहा। तभी मेरी फ्रेंड्स का ग्रुप सामने से ही आता दिखाई दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास का टाइम हो गया, पीरियड मिस नहीं कर सकते। पता है ना मैम कितनी स्ट्रिक्ट हैं, और अटेंडेंस भी कंपलसरी हैं।
कहते हुए उन्होंने मुझे खींचा और कॉलेज के बैक गेट से क्लास की तरफ ले गईं। हाय मेरी किस्मत, इन सबको भी अभी आना था। मैं सागर को ढंग से बाय भी नहीं कर पाई। वह भी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसका तो पता नहीं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। फ्रेशर्स पार्टी में उसने गाना गाया, जिसके बोल धीरे धीरे से मेरे दिल में उतर रहे थे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। और जैसे जैसे वह गीत गा रहा था, मेरे गाल शर्म से लाल हो रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था। हम दोनों के बीच प्रेम का अंकुर पनप चुका था। सागर बहुत ही साधारण घर से था। उसके रहन सहन पहनावे से पता चलता था अपने दूर के मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके साथ रहकर मैं भी सिंपल होने लगी। मैंने भी डिजाइनर कपड़े छोड़ सीधे सादे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। खाना भी हम साधारण जगह पर खाने लगे थे। मेरे लिए उसका साथ होना ही काफी था। मैं उसके साथ जीवन भर रहने के सपने बुनने लगी थी। मेरे बदलते रंग ढंग देख मेरी सखियां भी हैरान परेशान थीं। मम्मी पापा भी मुझ में चेंज देखकर थोड़े चिंतित थे, पर मैं सागर के प्यार में पूरी तरह खो गई थी। एक नई साक्षी जो पूरी तरह सागर के रंग में रंगी थी का जन्म हो चुका था। वह मेरी हर सांस में बस गया था। उसकी हंसी देखकर ही मैं हंसती मुस्कुराती। मैं इस कदर प्रेम में दीवानी हो गई थी कि मेरी हर सांस उसके नाम से ही चलती थी। वह कभी मायूस दिखता तो मैं ऊटपटांग हरकतें करती उसको चेयर अप करने के लिए। मेरा दीवानापन दीवानगी की हद पार कर रहा था। अब मैं उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने महसूस किया था कि सागर भी मुझे चाहता है, पर जीवन भर साथ बिताने की बात पर कुछ चुप सा हो जाता और थोड़ा वियर्ड बिहेव करता। मुझे लगता था शायद लड़के कम एक्सप्रेसिव होते हैं, तो मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वैसे भी वह जिस परिवेश से आया था, मेरे और उसके जीने के तरीके में काफ़ी फर्क था। उसके ऊपर घर की भी काफ़ी जिम्मेदारी थी, तो वह मुझसे ज़्यादा मैच्योर और शांत था। मैंने सोचा उससे बात कर आज पक्का करना ही है कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है। उससे मिलने पहुंची तो पता चला वह अपने गांव चला गया। ऐसे अचानक गांव चला गया मुझे बिना बताए। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे, न ही कोई लैंडलाइन का नंबर मेरे पास था। मेरा दिल धक से रह गया था। पूरा हफ्ता इंतजार करने पर भी जब कोई खबर नहीं आई तो मन में बेचैनी सी होने लगी। बुरे बुरे ख्याल दिल को डराने लगे थे। उसके फ्रेंड्स के पास जाकर उसके बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। मेरे बहुत जोर देने पर उन्होंने कहा, साक्षी तुम सागर का ख्याल छोड़ दो, वह वापस नहीं आएगा। ऐसे कैसे वापस नहीं आएगा? मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। ऐसा क्या हो गया उसे? वह ठीक तो है ना? तुम्हें पता तो है, बताते क्यों नहीं? उसे कुछ तो नहीं हुआ? मैंने रोते हुए पूछा। वह ठीक है, पर शायद सच तुम सहन ना कर पाओ। अमन बोला, मुझे जल्दी बताओ क्या हुआ, क्या छुपा रहे हो? मेरा सर फट जाएगा। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था और मैं अमन की ओर सुबकियां भरती हुई पागलों की तरह देखे जा रही थी। साक्षी हमें ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है उसके पिताजी की अचानक डेथ हो गई और गांव में उसकी शादी हो रही है। अमन बोला। ये सुनते ही मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं लड़खड़ाते हुए बेहोश होने से बची। धम से वहीं कुर्सी पर बैठ गई। दिमाग एकदम शून्य में पहुंच गया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस पूरा कमरा गोल गोल घूमता नजर आ रहा था। मेरे सागर की शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सपने ऐसे नहीं टूट सकते। मैं सचमुच उसे दिलो जान से चाहने लगी थी और उसके बिना किसी के साथ सोचना भी मुश्किल था। क्या मेरे प्रति उसका प्यार सिर्फ एक दिखावा था? मेरे साथ बिताए लम्हे, मेरे लिए उसकी फीलिंग्स महज एक खेल था? मैं उसका टाइम पास थी? नहीं, मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे पा रहा था। हमारा प्यार पवित्र था। जरूर कुछ तो बात है। वह किसी दबाव में आकर ये कदम उठा रहा है। मुझे सागर से मिलना है, बस मुझे उससे मिलना है। अमन, तुम्हारे पास उसका एड्रेस होगा? मुझे अभी उसके गांव जाना है। मेरी हालत पागलों जैसी हो रही थी। अपने होशो हवास
पूरी तरह खो चुकी थी। अमन ने जल्दी से उसका एड्रेस निकाला। तुम अकेली नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सही कहती हो, एक बार पता तो करना चाहिए, आखिर हकीकत क्या है। मैं सुध-बुध खोए लुटी पिटी हताश बैठी थी। मम्मी को फोन कर मैंने रोते रोते सब बता दिया और अमन के साथ उसके गांव, जो हरियाणा में ही एक गांव, लाडवा के लिए निकल गई। हमने दिल्ली से बस ली और चल दी। मेरी भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो गई थी। अमन ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मेरे लिए जूस भी लाया। मैं भाव विहीन हो गई थी। बस मुझे सागर से मिलकर पूछना था, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके साथ बिताए लम्हे चलचित्र के समान मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे। उससे बिछड़ने का सोचकर ही पूरे शरीर में सिहरन सी हो रही थी। आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक एक पल सदी के जैसे गुजर रहा था। किससे कहानी में प्यार के दर्द के बारे में पढ़ा था, पर पढ़ने और महसूस करने में बहुत फर्क होता है। ये मुझे आज पता चल रहा था। ये दर्द वास्तव में वही समझ सकता है जो इससे गुजरा हो। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। जैसे तैसे हम सागर के गांव पहुंचे। गलियों से पता पूछते पूछते हम उसके घर के सामने खड़े थे। घर सजा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैं सागर से मिल सकी। बाहर बरामदे में चारपाई बिछी थी। हमें वहां बैठा दिया गया। उसे देखकर बस यही लगा, एक बार उसे कसकर गले लगा लो, खूब रोऊं और पूछूं ये सब क्या है, क्या हो रहा है। पर घर में रिश्तेदार आसपास कौतूहल से चलते हुए दिख रहे थे, तो खुद को संभाला। सागर, तुम शादी कर रहे हो, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। क्या मेरे साथ बिताए लम्हे, बह कस्में, बह वादे सब दिखावा था। मैंने एक सांस में सारे सवाल कर दिए। सागर का चेहरा उतरा हुआ था। उसे देखकर भी लगता था वह भी उतना ही मायूस और परेशान है। साक्षी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ आया। पापा ने तान्या के पिता से मेरी पढ़ाई के लिए काफी उधार ले रखा था, जो मुझे नहीं पता था। अचानक दिल का दौरा पड़ने से पापा की तबीयत खराब हो गई। वहां पहुंचा तो पता चला वह तान्या के पापा से मेरी और उसकी शादी का वचन दे चुके थे। पापा की आखिरी इच्छा यही थी कि मैं उनके वचन का मान रखूं। तो तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में मैं क्या करता। आज मैं जो भी हूँ अपने पापा की बदौलत ही हूँ। उन्होंने बहुत त्याग तपस्या से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे घर के हालात तो अब तुमसे नहीं छिपे हैं। बिना पापा के मैं इस शहर में इतनी महंगी पढ़ाई का सोच भी नहीं सकता था। मुझसे ये गलती जरूर हुई कि मैंने अपने हालात जानते हुए भी तुम्हें अपना दिल देने से रोक नहीं पाया। शायद मुझे अपना प्यार परवान चढ़ने से पहले ही दबा कर दफन कर देना चाहिए था। मुझे तुम्हारा दिल दुखाने का कोई अधिकार नहीं था। यकीन मानो, मैं भी तुम्हारे बिना रहने की सोच नहीं सकता। पर अब मैं उस दोराहे पर खड़ा हूँ जहाँ एक तरफ परिवार रिश्तों का प्यार एवं त्याग है, वहीं दूसरी ओर तुम्हारे साथ अपने सपने और खुशियों भरा जीवन। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कहते हुए वह दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर फपक फपक कर रो पड़ा। उसे यूं परेशान और रोता हुआ देख मैं भी आंसू नहीं रोक पाई। ये कुदरत ने हमें किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी आंखों में मैं एक भी आंसू नहीं देख सकती थी। वह मेरे सामने इतना परेशान था, परंतु मैं उसको दिलासा देने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। पर मैं ऐसे ही हार भी नहीं मान सकती थी। अपने प्यार को यूं ही जाते नहीं देख सकती थी। और मुझे पता था सागर भी मेरे बिना खुश नहीं रहेगा। मैंने फिर अपने आप को संभाला और पूछा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता तुम तान्या के साथ भी नाइंसाफी करोगे। ये बात तो पक्की है। ये शादी शादी नहीं, समझौता होगी। खुशहाल शादी के लिए तो प्रेम तो होना ही चाहिए। क्या तुमने तान्या से बताया कि तुम दिलो जान से मुझे चाहते हो। नहीं, तुम्हें नहीं लगता शादी से पहले तान्या को ये सब पता होना चाहिए। तुम जिस हवन में खुद को स्वाहा करने जा रहे हो, उसमें 3-3 जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। कोई भी खुश नहीं रहेगा। तुम्हें देखकर तो पता चलता है तुम हिम्मत हार चुके हो। पर मैं तान्या के घर जाकर सच जरूर बताऊंगी और अपने प्यार की भीख मांगूंगी। मुझे विश्वास है प्यार की जीत होगी। अगर ईश्वर ने हमें मिलाया है और हमारा प्यार सच्चा है,
तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बताओ कहाँ रहती है तान्या, मुझे उससे मिलना है। मेरे चेहरे पर अपने प्यार के प्रति आत्मविश्वास देखकर सागर को पता चल गया था कि मैं वह तेज नदी हूँ जो किसी भी रुकावट से नहीं रुकूंगी। उसने चुपचाप कागज पर लिखकर मुझे तान्या का एड्रेस पकड़ा दिया। साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि ये शक्ति उसमें कहाँ से आ रही है जो अपना प्यार पाने के लिए वह हर तूफान से लड़ने के लिए तैयार थी। उसके प्यार की नाव तूफानों में घिरी, बस डूबने को तैयार थी, पर उसने भी हर तरह से खुद को बचाने बना डूबने की ठान ली थी। तान्या का घर काफी बड़ा कोठीनुमा था, बड़ा सा गार्डन, बड़े बड़े फव्वारे, बाहर 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, ये सब देखकर उनकी अमीरी अनुमान लगाया जा सकता था। मैंने साक्षी के गार्ड को कहा, मैं तान्या की सहेली हूँ, दिल्ली से शादी में शामिल होने के लिए आई हूँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया। जैसे ही तान्या आई, उसके चेहरे पर साक्षी को देखकर ना जानने वाले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। साक्षी भागकर उसके गले लग गई। तान्या, तुम तो छुपे रुस्तम निकली, शादी कर रही हो, मुझे बताया तक नहीं। मुझे जैसे ही पता चला मैं तो चली आई। भाई, दोस्तों के बिना कैसे शादी? फिर मैंने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सागर के बारे में। वह शायद मेरा इशारा समझ गई और बोली, वाह, ये हुई ना बात, अब आएगा ना मजा। गिले शिकवे बाद में कर लेना, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लो, कुछ खा लो, चलो मेरे रूम में, फिर खूब गालियां दे देना। कहकर तान्या ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम से सीढ़ियां चढ़ाकर फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचकर उसने फटाफट दरवाजा बंद किया और मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। बोलो, क्या बात करनी है? मैंने बिना किसी भूमिका के सीधा ही तान्या को कहा, मैं दिल्ली से आई हूँ। सागर और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या तुम ऐसे किसी लड़के के साथ जीवन बिताना चाहोगी जो पहले से ही किसी को दिल दे चुका हो? तान्या ने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी। वाह, क्या बात है, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। पर वह क्या है ना डियर, यहाँ मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाऊंगी। वैसे इस बात का ये मतलब कतई मत निकाल लेना कि मुझे तुम्हारे सागर व घर में कोई इंटरेस्ट है, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये शादी नहीं करती हूँ तो पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। मैं पहले उससे पूरे रीति रिवाजों से शादी करूँगी, प्रॉपर्टी अपने नाम कर, फिर सागर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दूंगी। फिर तुम अपने सागर के साथ जो चाहे करना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तान्या की बात सुन साक्षी सकते में आ गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सागर बच्चन की वजह से जिस लड़की के साथ अपना जीवन त्याग करने की सोच रहा है, ये तो उसे महज एक खिलौने के अलावा कुछ नहीं समझती। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के साथ जानबूझकर ऐसा खिलवाड़ करते हुए? तुम अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देती? तुम्हारा काम भी हो जाएगा और 3 जिंदगी अभी बच जाएंगी। मैंने कोई समाज सेवा का ठेका नहीं उठा रखा है। मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ मज़े से जीनी है, जो कि बिना पैसे के संभव नहीं है। मेरे पापा काफ़ी अड़ियल टाइप के इंसान हैं, उन्हें समझाना पत्थर पर सिर मारना है, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है। तान्या बेशर्मी से बोली। साक्षी को समझ आ गया था कि तान्या बहुत ही स्वार्थी लड़की है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। अब उसे कुछ रास्ता ढूंढना था जिससे वह सागर को इस भंवर से निकाल सके। वह चुपचाप तान्या के घर से निकल आई और अमन के साथ खेतों की ओर चलने लगी। साक्षी और अमन दोनों सोचने लगे, क्या ऐसा करें कि तान्या की असलियत सबके सामने आ जाए और सागर बिना किसी दबाव के इस सब से छुटकारा पा जाए। कहते हैं ना, प्यार जब सच्चा होता है, जिसे किसी भी जोखिम से डर नहीं लगता, प्यार में वह ताकत होती है जो बड़े से बड़े तूफानों से व्यक्ति अकेला लड़ जाता है। साक्षी की प्यार की नाव अभी बीच भंवर में तूफानों के बीच हिचकोले खा रही थी। उसे किसी भी तरह उसे पार लगाना था। उसने ठान लिया था, बिना सागर को लिए गए यहाँ से नहीं जाएगी। वह कैसे उसका दिमाग तेज गति से दौड़ा रहा था। वह सागर के घर वापस आ गई, क्योंकि वहाँ उस गांव में सबसे ज्यादा सेफ रहने की जगह उसे वहीं लगी। सागर ने अपने रिश्तेदारों से यही कहा कि वह दिल्ली से उसकी शादी अटेंड करने आई है। अब साक्षी का दिमाग सिर्फ
तान्या की असलियत सबके सामने उजागर करने के लिए ही चल रहा था। साक्षी ने अमन के साथ मिलकर तान्या पर कड़ी नजर रखने का प्लान बनाया। सागर को बिना सबूत के अभी कुछ भी बताना बेकार था। वह जिस मानसिक स्थिति में था, उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। बस अब उसे किसी भी तरह तान्या को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ना था। उसने कुछ पैसे देकर तान्या के घर काम करने वाली श्यामा को तान्या की सारी खबर देने के लिए मना लिया था। श्यामा ने खबर दी, आज तान्या शेखर से मिलने वाली है। पास ही कॉफी हाउस था जहां दोनों मिलने वाले थे। अमन और साक्षी ने मुंह को थोड़ा स्कार्फ से ढक लिया था ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। सागर को भी बहाने से वह अपने साथ ले आए थे। वे ऐसी टेबल पर बैठे थे जहां आसानी से सारी बातें सुनी जा सकें। मुझे आज क्यों बुलाया? बताया था ना, अभी मामला नाजुक है। किसी को जरा सा भी शक हुआ तो सब खेल बिगड़ जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, एक बार शादी हो जाए, सब कुछ मेरे नाम हो जाए, फिर सब सेट है। तुम समझते क्यों नहीं शेखर? जानू, शादी से पहले तुमसे मिलने का मन हो रहा था। बस ये आखिरी बार है, फिर नहीं बुलाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। तुम्हें मैंने जो 20,000 लाने को बोला था, वह लाई हो ना? लाई हूं ना, ये लो। ये कहकर उसने एक एनवलप बढ़ाया। तुम्हारे भी खर्चे कम नहीं होते हैं, थोड़े खर्चे कम किया करो। ये मैंने अपने लिए नहीं मंगाए हैं। तुमने जो मॉडलिंग के लिए फोटो शूट कराया था, उसी का पेमेंट देना है। अच्छा ठीक है ना? पर अब शादी तक का कोई फोन ना, ना बातचीत, ना मिलना, समझ गए ना? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे कौन सा उस बेवकूफ़ सागर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है? ना कोई स्टेटस, ना क्लास। वह तो पापा की जिद है जिसकी वजह से ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है। फिकर नॉट डार्लिंग, थोड़े ही दिन की बात है, फिर तो हम दोनों साथ होंगे। सागर, साक्षी, अमन सब उनकी बातें सुन रहे थे। साक्षी ने तो उन दोनों की फोटो और बातें भी रिकॉर्ड कर ली थीं। सागर को अब सारा माजरा समझ आ रहा था। ये भी समझ आ गया कि इस शादी से पिता का वचन तो पूरा होगा ही नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी भी तमाशा बन जाएगी। वह गुस्से से कांपने लगा और तान्या से लड़ने के लिए उठा। साक्षी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और वहां से निकलने का इशारा किया। हमें ये सब अंकल जी को दिखाना होगा ताकि वह ये शादी रोक सकें और अपनी बेटी के साथ उन्हें जो भी करना हो वह उनकी मर्जी। सही कह रही हो, अभी चलते हैं, सागर बोला। तीनों तान्या के घर पहुंचे। सागर को इस समय ऐसे आया देखकर देवराज जी भी घबरा गए। अरे दामाद जी, आप इस वक्त सब कुशल मंगल तो है ना? कुशल मंगल ही तो नहीं है, सागर गुस्से से बोला। ये शादी आप आज ही रोक दें। मैं आपकी बेशर्म लड़की से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं चाहता तो पूरे समाज के सामने आपकी सच्चाई बता सकता था, पर आपके मेरे पापा पर बहुत एहसान है, इसलिए यहाँ घर बताने आया हूँ, कहकर सागर ने रिकॉर्डिंग और तान्या शेखर की फोटोज देवराज जी के सामने रख दी। रिकॉर्डिंग सुन देवराज जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह समझ गए सागर झूठ नहीं बोल रहा। अपनी बेटी पर शक तो उन्हें भी था, इसलिए तो वह सागर के साथ जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे। अब सागर को समझाना बेकार था। बेटी के लक्षणों के कारण बात हाथ से निकल चुकी थी। बेटा, इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने समाज में मेरी इज्जत उछलने से बचा ली। तुम्हारे जैसे सुयोग्य वर से ब्याह कर मैं इसका भाग्य बदलने चला था, पर शायद मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था, इसलिए ईश्वर ने सच्चाई का साथ दिया। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। तुमने मेरी इज्जत का ध्यान रखा, मैं तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ करता हूँ, कहकर देवराज जी रोते रोते सोफे पर बैठ गए। अंकल, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, आप तो मेरे पिता समान हैं, अपना ध्यान रखिए, कहकर सागर ने तान्या के फोटो और रिकॉर्डिंग देवराज जी को दे दी और साक्षी अमन के साथ बाहर निकल आया। सागर के सिर से एक भारी बोझ उतर चुका था। वह बहुत ही लाइट फील कर रहा था। बहुत दिनों से काफी घुटन में जी रहा था। आज उसे खुलकर सांस आई। वह भी तो साक्षी से सच्चा प्यार करता था। उसके बिना जीना उसके लिए भी सजा था। ये भी सच था कि वह हिम्मत हार चुका था और पूरी तरह टूट चुका था। अगर साक्षी ने साहस नहीं दिखाया होता तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब आगे का क्या प्लान है मोहतरमा? सागर ने साक्षी की आंखों में आंखें डालकर देखा। सबसे पहले तो तुम्हें जमकर गालियां देनी है। तुमने सोचा भी कैसे तुम इस जन्म में मेरे अलावा किसी और से शादी कर सकते हो?
साक्षी छोटे छोटे मुक्के सागर के सीने पर मारने लगी और अपना गुस्सा जाहिर करने लगी, फिर रो पड़ी। सागर ने कुछ नहीं कहा, बस कसकर साक्षी को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, आई लव यू। तुम मेरे साथ हो तो किसी की मजाल है मुझे तुमसे अलग करने की। तुम्हारा चंडी का रूप मैं देख चुका हूँ। वैसे तुम्हारा ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तो तुम्हें सीधी सादी भोली भाली समझता था, पर अब मुझे पता चल गया है तुमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना होगा। तुम कुछ सोच लेती हो तो करके ही दम लेती हो। बाय गॉड, मैं तो डर गया सच्ची। कहकर सागर ने अपने कान पकड़ लिए। बिल्कुल आगे से मुझसे दूर होने का सोचा भी तो समझ लो अब की बार जाने जाएंगी, मतलब पूरा कत्लेआम। कहकर साक्षी ने सागर का हाथ कसकर थाम लिया, कभी न छोड़ने के लिए। अमन जो चुपचाप दोनों को देख रहा था। अगर प्रेम गिले शिकवे हो गए हों तो बंदे का भी ध्यान कर लो। साक्षी जितनी नहीं पर यारी तो हमने भी निभाई है। सॉरी यार, वहाँ क्यों खड़ा है, यहाँ आना। अमन जाकर सागर के गले लग गया। आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। चलो भाई घर चलते हैं, यार की शादी की तैयारी भी तो करनी है। हाँ सब तैयारी तो है ही, अब तो मुझसे रुका भी नहीं जा रहा। चट मंगनी पट्ट बिहा। सागर ने साक्षी की ओर आंख मारते हुए कहा। साक्षी के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने सागर की ओर प्रेम भरी नजरों से देखा और आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया जो उन्होंने उसका प्यार फिर से उसकी झोली में डाल दिया था। माथे पर हीरे से जड़ित टीका, एक गोल लाल बिंदी, उसके दोनों तरफ छोटी छोटी लाल और सफेद बिंदियां, हिरनी जैसी चंचल आंखों में काजल की धार, गाल हल्के गुलाबी रंग के जो कुछ मेकअप व कुछ प्यार के रंग में रंगे हुए चेहरे को एक अलग ही रंग दे रहे थे। लाल चुनरी, लहंगा जरदोजी के बारीक काम से सजा, गले में हार, हाथों में कांच की लाल व सुनहरे रंग की चूड़ियां, पैरों में छन छन करती पायल। शादी के सुर्ख जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी साक्षी। उसकी माँ ने जब उसे दुल्हन के जोड़े में देखा तो काजल का टीका कानों के पीछे लगा दिया और एक काला धागा पैर में बांध दिया। माँ के लिए ये समय बहुत ही अलग एहसासों से भरा होता है। खुशी, दुख, डर, सब कुछ एक साथ मिला जुला। जब माँ अपने जिगर के टुकड़े को खुशी खुशी अपने ही हाथों से विदा करती है किसी अनजान के घर जाने के लिए, पूरा जीवन एक अनजान के साथ बिताने के लिए, उस समय उसे लगता है बेटी खुश सौभाग्यवती रहे। दुनिया की हर नज़र वह उस पर से उतारना चाहती है। मुस्कान और आंसुओं के बीच नाजों से पली अपनी बेटी को 7 फेरों के बंधन में बंधकर जाता हुआ देखना माँ के लिए एक अजीब कसमकस वाला एहसास है। हर माँ का बेटी के जन्म से ही एक सपना होता है। बस उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसका हाथ थामने वाला हमेशा साया बनकर लाडो साथ रहे और उसकी फूल सी नाजुक नखरीली बेटी के नाज नखरे उठाए। साथ ही दहेज में दान दक्षिणा के अलावा वह एक छोटी सी पोटली में कुछ सीख संस्कार भी बांध कर देती है जो उसने बरसों से संभाल कर सहेज कर रखे थे। जब वह विदा हुई थी और अपनी माँ से लेकर आई थी, आज उन्हीं को अपनी बिटिया को देने का समय आ गया है। दोनों परिवारों के बीच परस्पर प्यार, हर तरह से लाज मान सम्मान का ध्यान रखने, अपनी गृहस्थी की बगिया को प्रेम से सींचने का गुण एक माँ से बेहतर दुनिया में अपनी बेटी को कोई नहीं दे सकता। साक्षी ने माँ की ओर देखा। आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई माँ की वह अनकही बातें समझ गई। यही एक मूक भाषा होती है जो माँ बेटी के रिश्ते को हर रिश्ते से बहुत ही अलग, बहुत ही जुदा कर देती है। इस भाषा का जन्म माँ के गर्भ से ही हो जाता है। इसको कहीं सीखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। साक्षी तू तो खुद समझदार पढ़ी लिखी है, मैं तुझे क्या समझाऊं। माँ बस कुछ मत कहो, आई लव यू। कहकर साक्षी रो पड़ी। चल अब ज्यादा नाटक मत कर। सागर सागर की रट लगाए रखती थी, अब जा रही है हमें छोड़कर। जाकर तो हमें भूल ही जाएगी। माँ ने वातावरण को थोड़ा हल्का बनाने के लिए हंसकर बोला, माँ नॉट डन। आप इस इमोशनल मोमेंट में भी मुझे खींच रहे हो, ऐसा थोड़े ना होता है। मम्मी पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, सागर भी नहीं। देख रानी, ये बात तो सच्ची है, अब वह ही सबसे प्यारा है और होना भी चाहिए। हमारी भी खुशी इसी में है, क्या समझी लाडो। माँ ने चुटकी ली। मम्मी आप भी ना
सच्ची में कमाल हो, बात को कैसे घुमा देती हो। मुझे लगा था बेटी के जाने का आपको दुख हो रहा होगा, कुछ गले मिलना टाइप होगा, पर आप तो मेरी ही चुस्की ले रहे हो। हाँ नहीं तो। साक्षी चुलबुलेपन से बोली, बस अब तो हमारे हिस्से की खुशियां भी तुझे ही मिल जाएं। दूधो नहाओ। एक मिनट एक मिनट। पॉज का बटन। बस आज के लिए इतना आशीर्वाद काफ़ी है, कुछ शादी के बाद के लिए भी रख लो। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, मिलने आऊँगी ना, आपका पीछा थोड़ी ही ना छोड़ दूँगी। आपका सर खाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जब जी भरकर ये आगे वाला दूधो टैप आशीर्वाद दे देना। नो प्रॉब्लम कहकर साक्षी माँ से चिपट गई। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही गले लगी रहीं। माँ ने साक्षी के माथे को चूमा और मन ही मन ढेरों आशीर्वाद देते हुए उससे अलग हो गई। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना की नकल उतारते हुए साक्षी बोली, नो मोर रोना धोना, इतना एक्सपेंसिव मेकअप कराया है, सारा खराब हो जाएगा, समझा करो। साक्षी ने माँ को फिर से हंसाने के लिए बोला। बारात आ गई। चिल्लाते हुए सारी सखियां अंदर आ गईं। साक्षी ने भी टेरेस से सागर को देखा। सागर सचमुच आज काफी डैशिंग लग रहा था। सेहरे और शेरवानी में उसका एक अलग ही रूप नजर आ रहा था। हाय साक्षी, यू आर सो लकी। बस अब जल्दी से मेरे सर पर भी हाथ रख दे, सागर जैसा ही मुझे भी चाहिए। प्रिया ने साक्षी का हाथ खींचकर अपने सर पर रख लिया। बढ़िया ही सागर जैसा चाहिए। ये मूंग और मसूर की दाल, सागर तो भगवान ने एक ही पीस बनाया था, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, समझी ना। इतनी उतावली क्यों हो रही है, तेरी भी शादी हो जाएगी, अभी जरा इस शादी पर ध्यान दे ले। रेखा ने प्रिया को कोहनी मारी। साक्षी मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। बैंड बाजे और शहनाई के शोर के बीच कमरे में बैठकर साक्षी सोच रही थी, सची तो कह रही थी प्रिया, सचमुच लकी ही तो है वह, जो सागर जैसा सुंदर सुलझा हुआ पढ़ा लिखा एकदम कहानियों के हीरो की तरह जीवन साथी के रूप में उसे मिला है। जब से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, सोचा करती थी कौन होगा उसके सपनों का राजकुमार, जो घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसे अपने साथ एक रंगीन जादुई सपनों की दुनिया में ले जाएगा। आज परियों की कहानी वाले राजकुमार सा उसे एक नई दुनिया में ले जाने साकार रूप में सामने खड़ा है। उसकी कल्पना से भी अधिक मनोरम दृश्य था, जिसे वे पूरी बाहें खोलकर समेट लेना चाहती थी, एक एक पल को घूंट घूंट कर पीना चाहती थी। उसे लग रहा था समय जल्दी क्यों आगे बढ़ा जा रहा है। उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, वह तो बस इन लम्हों को कि एक एक धुन को गाना चाहती थी, थिरकना चाहती थी, माला में पिरोकर श्रृंगार करना चाहती थी। आने वाले पलों के बारे में सोचकर उसके पूरे शरीर में सिहरन सी हो गई। एक मीठा मीठा सा दर्द लहरों के रूप में उठ रहा था। शायद ये मौसम का जादू ही था जो उसके दिल पर अब काबू नहीं रहा था। मन ही मन गाना गुनगुना रही थी। जयमाला के समय जब साक्षी माला डालने लगी तो सागर ने गर्दन ऊंची कर ली। बार बार कोशिश करने पर भी वह नाकाम हो रही थी। उसे सागर पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, बाद में देखती हूँ बच्चों को, पूरा बदला लूंगी, अच्छे से मजा चखाऊंगी। उसने टेढ़ी आंख से उसे समझाने की कोशिश भी की, पर सागर तो जैसे उसे सताने में मजा आ रहा था। वह पूरा तनकरी खड़ा था, एकदम चट्टान की तरह। साक्षी ने कूदकर भी माला डालने की कोशिश की, परंतु सागर भी अड़ गया था कि उसे इतनी आसानी से माला डालने नहीं देगा। फिर जैसे ही सागर ने महसूस किया साक्षी बस अब रो ही देगी, वह एकदम घुटनों के बल बैठ गया और शेरवानी में से गुलाब निकालकर उसने साक्षी की ओर बढ़ा दिया। पूरी दुनिया के सामने प्रपोज करने के अंदाज में पूरे हॉल में उसके इस अंदाज पर तालियां सीटियां बजने लगीं। सभी दोस्त जो इस प्लान में शामिल थे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। साक्षी की झुंझलाहट काफुर हो गई और खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसे लगा उस एक क्षण वह बस सागर के गले लग जाए और फूल इसी तरह दोनों पर बरसते रहें। फूलों की वर्षा होते समय उसे महसूस हो रहा था मानो भगवान उसे नवजीवन के लिए खुलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही फूलों की खुशबू से उसका पूरा जीवन महकता रहे। पूरे दृश्य से वहां उपस्थित सभी लोग अभिभूत हो गए। सागर फिर उठा और साक्षी ने आराम से माला उसके गले में डाल दी। सभी ने तालियों से वरवधू का स्वागत किया। सभी फोटो खिंचवाने और आशीर्वाद देने स्टेज पर आने लगे।
साक्षी की माँ अमन से बोली, अमन अब तेरी बारी है, कब ला रहा है तू दुल्हन? आंटी ये तो कब का हो जाता, आपकी वजह से रुक गया है। मेरी वजह से? वह कैसे? साक्षी की माँ हैरानी से बोली, वो क्या है ना आंटी, अगर आप साक्षी की एक बहन भी इस दुनिया में ले आती तो आज एक नहीं दो दो डोलियां उठती। अब साक्षी मैडम को तो मेरा यार ले उड़ा, हमें तो बहुत जोर लगाना होगा, सब सागर की तरह खुशकिस्मत थोड़ी ना होते हैं। अमन मायूसी से बोला, ओए मायूस क्यों हो रहा है, अभी फेरे नहीं हुए, तू कहे तो मैं जगह खाली कर देता हूँ। सागर ने अमन को छेड़ते हुए कहा, ना भाई ये जुल्म ना करना, मुझे तेरी प्रेम कहानी का विलेन नहीं बनना, और तेरे सामने हमें कौन घास डालेगा। सागर और अमन एकदम चुप, कुछ भी बोले जा रहे हो, यहाँ शादी हो रही है और तुम्हारा अपना ही मजाक चल रहा है। साक्षी ने दोनों को आंखें दिखाईं और अमन, तू क्यों चिंता कर रहा है, जा बच्चा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मिस इंडिया हीरोइन टाइप लड़की से तुम्हारी शादी हो। साक्षी ने अमन को आशीर्वाद देने की मुद्रा बनाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। वहां खड़े सभी उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। चलो जी, अब तो दुल्हन ने आशीर्वाद दे दिया, जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी भी बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। अमन बोला, अरे भाई तुम्हारी शादी भी होगी, मिस इंडिया कौन मिस यूनिवर्स से होगी, पर पहले जिसकी शादी हो रही है उसकी तो पूरी तरह से होने दो। अब नो मोर डिस्कशन, जस्ट कंसंट्रेट ऑन फन। रेखा बोली। बरमाला के बाद 7 फेरे और वचन उसी चहलबाजी हंसी मजाक शरारतों के बीच हो रही थी, पर वह दोनों पंडित जी की एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। शादी के हर एक रीति रिवाज 2 दिलों को बांधने के लिए होते हैं। कस्में बाधे मर्यादा संस्कार, आपस में खेल दिलों को आजीवन अटूट बंधन में बांधने के लिए ही तो होता है। पहली पीढ़ी नई पीढ़ी को इन बातों से करीब लाकर अपना दायित्व निभाती है। जूता चुराई, कंगना, अंगूठी ढूंढना, सारे मजेदार खेलों के बीच एक दूसरे को हल्के से छूना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, दूसरे के इतना करीब बैठना, बीच बीच में एक दूसरे से छू जाना, दोनों के मन में उस छुअन से एक अजीब सी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लहर उठ रही थी। एक अनजाना सा प्रेम का बंधन दोनों को प्रेम की डोर से बांध रहा था। विदाई पर साक्षी की माँ उससे गले लगकर काफी रोई। विदाई के क्षण ऐसे ही होते हैं, बिछड़ने का गम, कलेजे के टुकड़े को यूं विदा करना, माँ बाप की दहलीज लांग पिया का घर सजाना, ये माँ बेटी के बीच के वह एहसास हैं जो खुशी और गम के बीच में कुछ हैं, पर इन आंसुओं में निहित खुशी का एहसास भी है, नवजीवन की कामना है। सभी दोस्तों रिश्तेदारों ने साक्षी को आंसुओं के साथ विदा किया। कार में साक्षी बैठकर नए जीवन के सफर के लिए सवार हो चुकी थी। सागर ने हल्के से साक्षी का हाथ अपने हाथ में लिया और उंगलियों के बीच उंगलियां फंसाकर उसे कसकर पकड़ लिया, मानो उसे आश्वासन दे रहा हो, किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह है ना उसके साथ। भले ही माँ बाप से इतना प्यार नहीं, परंतु अपनी तरफ से वह उसे खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। साक्षी ने भी अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से कस लिया, पकड़ मजबूत कर ली, एक मजबूत कसाव सबकी नजरों से छुपाकर दोनों उस क्षण में एक दूसरे के बहुत करीब महसूस हो रहे थे। प्यार की छुअन के एहसास से दोनों की ही दिल की धड़कनें बहुत जोर से बढ़ गई थीं। प्यार के अनछुए एहसास, दिल के तारों का जुड़ना, प्यारा मधुर एहसास जो अनसुना सा गीत पैदा कर रहा था, जिसे वह सिर्फ वह दोनों ही सुन सकते थे। गाड़ी तेज रफ्तार से चलने लगी। साक्षी ने थोड़ा शीशा खोल लिया। बाहर की हवा उसे अच्छी लग रही थी। बार बार उसके बाल की लट चेहरे पर आ रही थी, जिसे वह अपने हाथों से पीछे कर रही थी। सागर का कसके हाथ पकड़े हुए वह इस सफर का पूरा मजा लेना चाहती थी। साक्षी विदा होकर सागर के साथ उसके गांव जा रही है। कार के सफर और शादी के रीति रिवाजों में साक्षी का बदन थक कर चूर हो चुका था। दिन भर साड़ी जेवर भारी कपड़ों में लदी वह काफी थक चुकी थी। आस पड़ोस की सभी औरतें आ जा रही थीं और मुंह दिखाई की रस्मों से शगुन दे रही थीं। बहू सच में चांद का टुकड़ा है, मुन्ना की तो किस्मत खुल गई, उनमें से किसी ने कहा। घर में काफी चहल पहल थी। साक्षी अब कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहती थी। कपड़ों और जेवर से उसे बहुत उलझन हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था किससे बात करे। एक सागर था कि घर में आते ही ऐसे गायब हो गया,
मानो वह उसे जानता ही ना हो। वह नजर ही नहीं आ रहा था। सागर थोड़ा परेशान और असहज था, क्योंकि घर काफी पुराना और छोटा था। कोई एक भी कमरा ऐसा नहीं था जिसे वह फूलों से सजवा सके। आखिर पहली रात थी और हर एक लड़की का एक सपना होता है। गांव के इस माहौल में सागर कुछ नहीं कर सकता था, परंतु फिर भी वह थोड़ी बहुत तैयारी करना चाहता था, जिससे साक्षी को थोड़ा अच्छा फील करा सके। बड़ी बुआ जी आकर साक्षी को एक कमरे में ले गईं। कमरा क्या था, उसको स्टोर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। चारों तरफ बिखरा सामान, अटैची, बैग, फल, मिठाइयाँ, भाजी, पूरा कमरा अलग अलग खुशबू से महक रहा था। परंतु इस समय साक्षी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सामने बस एक बेड देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक गईं, क्योंकि उसे अपने पैर सीधे और अपनी कमर सीधी करने के अलावा और किसी भी बात का होश ही नहीं था। शादी की रस्मों रिवाजों के बीच वह बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। उसने बैठकर साड़ी से थोड़ी सेफ्टी पिन्स निकाले, बालों में से सारी क्लिप्स निकाली, बाल खोल लिए, साड़ी का पल्लू थोड़ा खोलकर ढीला किया, पेटीकोट का नाड़ा जो काफी कसकर बांधा गया था ताकि साड़ी ना गिरे, उसको भी थोड़ा सा ढीला किया। ये सब करके उसे सचमुच बहुत चैन आया। पैर ऊपर करके वह तकिए पर सर लगाकर लेट गई। लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गई। ससुराल में शादी के बाद पहला दिन और मन में ढेरों सपने, अनकही चाहतें, सबका एक उन्माद। साक्षी के पूरे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा संचालित हो रही थी, एक अजीब सा खुमार। करीब 1 घंटा ही उसने आराम किया होगा कि दूसरे कमरे से सागर और सासू माँ की जोर जोर से आवाजें आने लगीं। दोनों कमरों के बीच एक बाथरूम था। लड़ाई जैसी आवाज तो सुन रही थी, पर किस बात पर बहस हो रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। माँ, कौन से कमरे को थोड़ा साफ कर लूं जिसमें मैं और साक्षी थोड़ा आराम कर सकें? बेटा, आज तो साक्षी तुम्हारी बहन चंपा और उसके बच्चों के साथ सो जाएगी। एक बार बहू पगफेरा डालकर आ जाए, अपने मायके से हो आए, तब किसी कमरे में इंतजाम कर देंगे। माँ, ये क्या बात हुई? एक कमरा तो खाली किया ही जा सकता है। हम इतना सफर करके आए हैं, थोड़े आराम की तो दोनों को ही जरूरत है। सागर ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा। सागर साक्षी के साथ समय बिताने के लिए अधीर था और अब तो उनके रिश्ते पर समाज की मोहर भी लग चुकी थी। माँ की ये बात उसको बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, एकदम उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। वह संकोच बस माँ को धीरे धीरे अपने दिल का हाल भी नहीं बता सकता था, परंतु इस समय उनकी ये बात उसे काफी अनुचित लग रही थी। बेटा, समझा करो, घर इस समय मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। किसे कहाँ सुलाऊं, कैसे क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाहर जो बड़ा वाला सोफा है या जो गद्दे बिछे हैं वहीं पर कहीं तुम सो जाना। माँ ये बोल तो रही थी, पर उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थीं। कुछ तो बात थी जो वह सागर से छुपा रही थी। साक्षी माँ को काफी पसंद थी, सब कुछ माँ की रजामंदी से ही हुआ था। अब ये सब शादी की पहली रात, जो पूरे जीवन की एक अविस्मरणीय रात होती है, वह साक्षी चंपा और उसके बच्चों के साथ सोकर गुजारे और वह बाहर गद्दों पर। वह साक्षी को क्या समझाएगा? वह तो पढ़ी लिखी शहर की मॉडर्न लड़की है, वह उसके परिवार के बारे में क्या सोचेगी? ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। उसने भी तो इस मिलन के कुछ सपने देखे होंगे। अभी तक तो उसे पूरे ढंग से कमरा सजाने की ही चिंता थी, पर माँ के इस व्यवहार ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी थी। कमरा छोटा गंदा ही सही, पर दोनों साथ तो गुजार सकते थे। पर यहाँ तो माँ ने कितने मजे से कह दिया, तू सोफे पर जाकर सो जाना। उसके सारे अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। दोनों की बहस सुनकर बड़ी बुआ जी भी आ गईं। अरे भाई, ये माँ बेटे में क्या प्रेम संवाद चल रहा है? उन्होंने चिरपरिचित अंदाज में चुटकी लेते हुए पूछा। देखो ना जीजी, मैं लल्ला, माँ सागर को प्यार से लल्ला पुकारती थी, को समझा रही हूँ। आज साक्षी चंपा और उसके बच्चों के साथ सो जाएगी। पगफेरे के बाद जब घर मेहमानों से थोड़ा खाली हो जाएगा तो बहू के लिए एक कमरा साफ करवा देंगे। अभी ये कहीं भी ड्राइंग रूम में एडजस्ट कर लेगा। मैंने क्या गलत कह दिया? ये बात समझ ही नहीं रहा। मेरे पास 70 काम हैं, ब्याह का घर है। यह है कि मुझसे उलझ रहा है। अच्छा हुआ आप आ गईं। आप ही इसे कुछ समझाओ ना।
बुआ जी ने माँ की तरफ देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और बुआ जी आंख चमकाते हुए बोली, सही तो कह रही हैं भाभी, एक ही तो दिन की तो बात है, कर लो ना एडजस्टमेंट। मुन्ना इतने उतावले क्यों हो रहे हो? शादी करके लाए हो बहू, कौन से भागी जा रही है? बुआ जी ने आंखें मटकाते हुए बोला। सागर को काफी गुस्सा आ रहा था। बुआ जी का ये मजाक उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माँ को समझाने से तो गई, उल्टा उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। आज के दिन के अलावा कोई और दिन या कोई और बात होती तो वह अपना फरमान सुना देता, पर यहाँ बात सुहागरात की थी। कुछ तो बड़ों का संकोच होता ही है। वह भी खुलकर अपने मन की बात माँ को नहीं बता पा रहा था। ये अभी तक मुझे लल्ला और मुन्ना ही समझ रही हैं। इन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं अच्छा खासा जवान हूँ, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। हद हो गई इन लोगों की भी, बिना कहे ही क्यों नहीं समझ जाते। वहाँ साक्षी सारे अजनबियों के बीच मेरा इंतजार कर रही होगी और ये सब लगी हुई हैं, इनकी अपनी ही नौटंकी चल रही है। तभी वहाँ चंपा जीजी और जीजा जी भी आ गए। जीजी सारी बात को समझते हुए माँ को साइड में ले गईं और उन्हें कुछ समझाने लगीं। दोनों के हाव भाव से स्पष्ट नजर आ रहा था चंपा जीजी सागर की ही वकालत कर रही हैं। सागर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। कुछ देर बाद बात करने के बाद चंपा जीजी बोली, भाई आज तो ऐसे ही कर ले, मैंने माँ को काफी समझा लिया। कल मैं खुद अपने हाथों से तेरे जीजा जी के साथ मिलकर तेरा कमरा सजाऊंगी। ये क्या जीजी भी माँ को नहीं समझा पाई? अब तो जरूर उससे कुछ छुपाया जा रहा था। सागर को यकीन हो गया। उधर साक्षी को घर वालों की सिर्फ बहस की ऊंची ऊंची आवाज ही आ रही थी। पहले दिन वधू का स्वागत करने की बजाय ये सब क्या हो रहा था, साक्षी की समझ से बिल्कुल बाहर था। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा, घबराहट से उसका गला सूखने लगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या उसने या उसके परिवार वालों ने कुछ गलत कर दिया? अक्सर शादी में रीति रिवाज और रस्मों में कुछ रह जाता है। अंदर कमरे में उसका दिल डूबा जा रहा था। वह जल्दी से सागर के पास जाना चाहती थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, सिर चकराने लगा और वह चक्कर खाकर पलंग पर बैठ गई। साक्षी को घर में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वह परेशान होकर कमरे में बैठी थी। दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था। शादी के पहले ही दिन उसने इस सब की उम्मीद नहीं की थी। सागर भी हर तरह से कोशिश करके थक गया था, पर दाल गलती नजर नहीं आ रही थी। उसे साक्षी की भी उतनी ही चिंता थी। नया घर, नया परिवेश, पता नहीं कुछ खाया पिया होगा भी या नहीं। इन सब उलझनों को सुलझाए वो उससे कुछ पूछे, पता नहीं क्या सोच रही होगी। वह ऐसा स्वागत तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर ऐसी कशमकश में फंसा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी विकास भाई, जो रिश्ते में उसके ताऊ जी के लड़के थे, उन्हें निधि भाभी ने कुछ इशारा किया और वह सागर के पास आकर बोले, क्यों गर्म हो रहे हो? सारी एनर्जी यहीं खत्म कर दोगे तो आगे क्या करोगे? अभी तो इसे बचाने की बहुत जरूरत है, काफी काम आएगी मियाँ। उनकी बात का आशय समझकर सागर झेप गया। भैया अच्छा हुआ आप आ गए। कहाँ थे आप? इस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, उन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा। माहौल जो काफी गंभीर हो चुका था थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा था। चल बाहर निकल, थोड़ा घूम कर आते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उन्होंने आंख मारते हुए कहा। भैया आप दिन में ही शुरू? अरे नहीं यार, उन्होंने दोनों कानों को हाथ लगाया। सचमुच चाय ही पीनी है और कुछ नहीं। आई शपथ, तेरी भाभी ने सीआईडी लगाई हुई है और उससे पंगा लेकर मुझे अपनी सामत थोड़ी ना बुलानी है। खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारूंगा, इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। विकास भाई सचमुच बहुत ही सरल, सुलझे, मजाकिया दिल के सच्चे इंसान थे। बातों को घुमाना, जलेबी की तरह गोल गोल चाशनी चढ़ाने का उन्हें हुनर हासिल था। उनकी बात सुनकर अच्छे अच्छों के पेट में हंस हंस कर बल पड़ जाते थे। बड़ी से बड़ी परेशानी का हल वह यूं चुटकियों में निकाल देते थे। सामने वाले को पता भी नहीं चलता था। दोनों गली से निकलकर बाहर नुक्कड़ पर आ गए, जहां उनका फेवरेट चाय का अड्डा था। ओए छोटू, जरा 2 कप चाय बनाना, एकदम कड़क। भाई जी को चार्ज करने की बहुत जरूरत है। अच्छा भैया जी, आप लोग वहाँ बेंच पर बैठो, मैं अभी लाया, छोटू बोला। अब जरा विस्तार से बताइए मियाँ,
ये थोबड़ा क्यों सुजाया हुआ है? अच्छे खासे हैंडसम चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? भैया आपने तो सुन ही लिया होगा, माँ से एक कमरा ही तो मांग रहा था जहाँ मैं और साक्षी थोड़ी देर आराम कर सकें, थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग शांति में बैठ सकें। ऐसा क्या मांग लिया मैंने? आप ही तो बताओ। सागर ने अपनी परेशानी बताई। एक बात तो है, उतावलापन देखकर ये तो पक्का है कि आग जबरदस्त और बराबर लगी है, वरना हमारे भोले भंडारी को जो माँ बाप की आज्ञा सराखों पर श्रवण कुमार जी चाचा चाची जी से बह भी इस बात पर। वाह भाई वाह, देखकर मजा आ गया। नई नई शादी के दिन याद करवा दिए यार। खैर, प्यार में अच्छे अच्छों के पंख निकल आते हैं, फिर तेरी क्या बिसात है। भैया आप भी ना सिंपल सी बात को कहाँ ले जाते हो। मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या मतलब निकाल रहे हो? सागर ने शर्माते हुए कहा। अब मियाँ हमें बातों की घुट्टी ना पिलाओ। जिस गली में तुम्हारी एंट्री हुई है वहाँ हमारा रोज का आना जाना है, हमसे क्या शर्माना। अब तुम्हारा एडमिशन कुंवारों से हटकर पतियों की श्रेणी में हो गया है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हस्बैंड, जिनकी बैंड बजती है और वह हंसते हंसते ऊपर वाले का प्रसाद समझकर प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। मियाँ ऐसे ही थोड़ी ना शादी का लड्डू सबको मिलता है, बहुत महंगा ये है, ये काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे सब पता होते हुए भी खाकर ही पछताते हैं। विकास भैया ने सागर की अच्छी खासी खिंचाई कर दी। भैया आप तो डरा रहे हो, मैं तो इस फील्ड में अभी बच्चा ही हूँ, प्लीज ऐसे तो मत डराओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही निधि भाभी आपको तंग करती हैं या हुक्म चलाती हैं, और साक्षी भी काफ़ी समझदार है। हाँ, मुझे मुद्दे से मत भटकाओ, इस सब से निकलने का कुछ उपाय बताओ। सागर भैया की मिन्नत करता हुआ बोला। देख भाई, समझदारी पर तो मैं किसी की भी शक नहीं कर रहा, परंतु ये बात भी पक्की है, शादी का लड्डू सचमुच काफ़ी महंगा होता है। ये तुझे धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। तुम्हें शायद नहीं पता, तुम शादियों में आए ही कहाँ हो, पता भी कैसे चलता। तुम तो पढ़ाई के चक्कर में बाहर ही रहे। इस खानदान में कुछ अनहोनी हो गई थी, जिसकी वजह से तब तक वर वधू को साथ नहीं रहने दिया जाता जब तक नववधू पग फेरा कर अपने मायके से वापस ना आ जाए। जब कभी किसी ने इस रीत के खिलाफ जाने की कोशिश की है, इसके विपरीत किया है, उसकी जान को खतरा हो गया और बिना किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब से ये रीत चली आ रही है। चाची जी ने अभी चाचा जी को खोया है और वह तेरे लिए कोई भी संकट नहीं चाहती। संकोच बस तू इस तरह की बातें नहीं मानता, इसलिए वह तुझे खुलकर नहीं बता पा रही। विकास भैया ने उसे सारी बात समझाई। इस जमाने में भी आप इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं? आई एम सरप्राइज। देख भाई, ये तो विश्वास की बात है, करने को तो कितनी भी देर जिरह कर सकते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है, कुछ कह और कर सकता है, पर अपनी माँ के बारे में सोच। उनकी खुशी और शांति के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साक्षी भी समझदार है, उसे तो अपने तरीके से प्यार से समझाएगा तो समझ जाएगी। रही बात उसके आराम करने की, तो निधि उसे हमारे घर ले आएगी, बगल में ही तो हमारा घर है, उसकी तू चिंता ना कर। वह मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं हूं ना। सागर को अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। आगे क्या करना है वह साक्षी से मिलकर ही सोचेगा। थैंक यू भैया, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? दोनों हाथ जोड़कर कहा। ओ भाई साहब, इतने भारी भरकम शब्द मुन्ना बड़ा हो गया। सचमुच शहर जाकर यार तुम बस मजे करो और खुश रहो। निधि जब साक्षी को लेकर आएगी तब तुझे भी थोड़ी देर के लिए साक्षी के कमरे में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। पर याद रखना क्या समझाया है। हाँ, वैसे कुछ तो हो ही सकता है, आगे तू समझदार है, भैया ने आंख मारते हुए कहा। भैया आप भी ना मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। सागर से पहली बार भाई इस तरह की बातें कर रहे थे, पर सागर को उनका ऐसा बात करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। शायद यही शादी के बाद का उसका पहला चेंज था। इस तरह की बातों में काफ़ी मज़ा आ रहा था। अपनी खिंचाई होने पर भी वह बातों का पूरा मज़ा ले रहा था। जोक सपाट भैया, यू आर सो स्वीट, आई लव यू कहकर सागर विकास भैया के गले लग गया। अभी छोड़ यार, बस खुश रहे। साक्षी से सागर की शादी के बाद चोरी छुपे मुलाकात, बहुत सारी सीमा रेखाएं, साथ ही साक्षी को घर की इस रीत के विषय में समझाना सागर के लिए सचमुच काफी मुश्किलें थीं, परंतु अब वह इतना परेशान नहीं था। सागर मुस्कुराता हुआ
मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। गुनगुनाते हुए घर की ओर बढ़ गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।